अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों ने एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और बहुत से बच्चे एफएससी के एग्ज़ाम देने के बाद एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है जो बच्चों को एमडी कैट की तैयारी करते हुए फेस करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जब एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एकेडमी ज्वाइन करें या ना करें। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि अगर तो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आई रेकमेंड कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, और अगर आप एक इम्प्रूवर हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप घर पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन तो फिर बेशक आप एकेडमी ज्वाइन ना करें, क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है बेसिकली कि आपको अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है एफएससी में तो वो आपका क्लियर हो जाए। और एकेडमी में एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिल जाता है, एक प्रॉपर रूटीन मिल जाती है, एक टेस्टिंग स्केड्यूल मिल जाता है, आपको टीचर्स की गाइड मिल जाती है। और वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि एंट्री टेस्ट में किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से मतलब तैयारी की जाती है। मतलब इन शॉर्ट कि एकेडमी आपको एक डायरेक्शन दे देती है आपकी, यानी बहुत अच्छी तैयारी करवा देती है, जो ख़ास तौर पर जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं। जो इम्प्रूवर्स होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो एकेडमी जा चुके होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि एमडी कैट में किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह टाइम मैनेज करना होता है, टेस्टिंग स्केड्यूल किस तरह से होता है, टेस्ट प्रिपेयर किस तरह करना होता है, और टीचर्स का जो एक्सपीरियंस होता है उससे भी वो फ़ायदा ले चुके होते हैं। तो इम्प्रूवर्स को कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है एकेडमी ज्वाइन करने की, बट फ्रेश स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है एकेडमी ज्वाइन करने की। तो अब आप लोगों ने करना ही क्या है कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, इजीली एकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि क्या आप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें या फिर फ़िज़िकल एकेडमी। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑन कैंपस एकेडमी ज्वाइन करें, एकेडमी जाएँ, वहाँ पर आपका बाकी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा और वहाँ उन स्टूडेंट्स से भी आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, उन स्टूडेंट्स को आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वहाँ पे टीचर्स होंगे, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे और मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है एकेडमी ज्वाइन करने का। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं एकेडमी जाने से तो आप ऑनलाइन एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन एकेडमी इस तरह ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप एकेडमीज़ के ऑनलाइन लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं अपने जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी। सईद एमडी कैट वेबसाइट है, एक्सपर्ट एमडी कैट वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग किप्स एकेडमी के, स्टेप एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं और एमडी कैट के पास्ट पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पास्ट पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें, तो पास्ट पेपर्स और टेस्ट सीरीज़ एकेडमीज़ के लेक्चर्स ये सब आप लोग एक्सपर्ट एमडी कैट और सईद एमडी कैट की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करें तो आप इन दो वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे जो भी मटेरियल आपकी स्टडी से रिलेटेड पड़ा हुआ है उसको आप लोग डाउनलोड कर लें। अच्छा, और वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहते, जो इम्प्रूवर्स हैं ख़ास तौर पर, वो क्या करेंगे, उनको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्टूडेंट्स घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं वो किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएंगे और किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एकेडमी की रूटीन को और सेल्फ़ स्टडी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है ना उसके लिए सेल्फ़ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करेंगे, ख़ुद से चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो अब आपने किस तरह से मैनेज करना है। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि हम तो एकेडमी जाते हैं, और जो बच्चे एकेडमी नहीं जाते उनको तो सेल्फ़ स्टडी करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे एकेडमी जाते हैं वो एकेडमीज़ में जाके लेक्चर लेते हैं, नोट्स बनाते हैं। जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो भी तो लेक्चर लेते हैं ना, उनका भी वो लेक्चर्स वाला टाइम तो फिर भी उनका जाता है। तो जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन्होंने लेक्चर्स लेने के बाद सेल्फ़ स्टडी करनी है, और जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं उन्होंने एकेडमी से आने के बाद सेल्फ़ स्टडी करनी है। तो कोई इतना ज़्यादा रूटीन में फ़र्क नहीं रह जाता। अब आपने मैनेज किस तरह से करना है एकेडमी की रूटीन को और सेल्फ़ स्टडी को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने एकेडमी में जो आपके टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं उसको आपने बहुत गौर से सुनना है और उसको आपने नोट डाउन करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर आने के बाद आपने कोई बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले जो आपने अपने लेक्चर के नोट्स बनाए हैं उनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। जब आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और वो जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप रिवाइज़ करेंगे, आपका मोर देन हाफ़ चैप्टर वैसे ही कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने सेल्फ़ स्टडी इस तरह से करनी है कि आपने अपनी बुक उठानी है और आपने उसको
रीड कर लेना है। जब आप बुक को रीड करेंगे ना, आफ्टर रीडिंग द नोट्स, तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। तो मेरी तो यही ट्रिक होती थी कि जब मैं एमडी कैट की तैयारी कर रही थी तो पहले मैं लेक्चर लेती थी, नोट्स बनाती थी, उसके बाद उन नोट्स को अच्छे से याद करती थी, फिर जाके मैं बुक को पढ़ती थी। तो ये आपके पास मतलब पूरा दिन है सेल्फ़ स्टडी करने के लिए, यानी एकेडमी से वापस आने के बाद आपने 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया और उसके बाद आपके पास पूरा दिन है सेल्फ़ स्टडी करने के लिए। आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है, आपने उसमें बुक रीडिंग करनी है, आपने उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा यूट्यूब से समझना चाह रहे हैं, पूरा दिन है आपके पास, आप आराम से समझ सकते हैं। तो एकेडमी की रूटीन और सेल्फ़ स्टडी को मैनेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करें जो बच्चे एकेडमीज़ जा रहे हैं। एकेडमीज़ में यानी लेंथी होता है सिलेबस टेस्ट का, तो वो किस तरह से प्रिपेयर करें। तो अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि क्योंकि जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो उस टाइम हमारे ऑनलाइन टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन हमारा रोज़ाना टेस्ट होता था और हमें रोज़ाना वो टेस्ट करके सबमिट कराना होता था। तो अब आप लोगों के तो फ़िज़िकल एकेडमीज़ हैं, आप लोग ऑन कैंपस जाकर टेस्ट देते हो, तो आप लोगों ने इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो आपने आके लेक्चर से रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आपने उसको बुक से रीड कर लिया। फिर अगले दिन आपने पहले जब आप पढ़ने बैठें तो आपने पहले पिछले दिन का रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपने अगले दिन का करना है। फिर तीसरे दिन आपने पहले पिछले 2 दिनों का रिवाइज़ करना है, क्विकली रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि सारा दोबारा से याद करने बैठ जाना है, थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है सारा, और उसके बाद आपने अपना जो उस दिन आपका टारगेट है आपने वो कवर करना है। अगर आप डेली रिवीजन भी करेंगे और नया भी पढ़ेंगे तो फिर आपका जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपका ऑलरेडी कवर होगा सारा। लेकिन अगर आपने बीच में एक दिन भी ऐसा छोड़ दिया जिसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, ना आपने रिवीजन की, ना आपने नया पढ़ा, तो फिर आपका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो टेस्ट प्रिपेयर करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आपने रोज़ का जो आप याद करें उसको अगले दिन आप नया पढ़ने से पहले रिवाइज़ कर लें पिछले दिन का, और फिर अगले दिन का पढ़ें। इस तरह जिस दिन तक टेस्ट आएगा उस दिन तक आपका वैसे ही सारा प्रिपेयर हो चुका होगा। तो टेस्ट आपने इस तरह से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है टेस्ट का और वो कवर नहीं हो पाता, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करनी, आपने अपने जो असल एग्ज़ाम है एमडी कैट है उसके लिए तैयारी करनी है। तो अगर कभी कोई चैप्टर रह जाता है या कोई आपका पोर्शन या कोई टॉपिक आपका रह जाता है, कवर नहीं हो पाता, तो बेशक आप उसको छोड़ दें, आप टेस्ट दे दें, जितना आपको आता है आप उतना दें, और उस टॉपिक को आप वीकेंड पर या जब भी कोई जैसे दरमियान में कोई छुट्टी आ जाती है तो उसमें आप उसको इजीली कवर कर लें, ठीक है। तो टेस्ट में अगर सिलेबस लेंथी है और आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा तो इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है एमडी कैट में कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और कवर नहीं हो पाता। तो आपका जितना अच्छे तरीके से कवर हो रहा है आप उसको कवर करें, जो रह जाता है उसको किसी ऑफ डे के लिए आप रख लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जब टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे अपने लिए खुद ही मसले खड़े कर लेते हैं। तो अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। जब एमडी कैट की आप तैयारी कर रहे होते हैं, एकेडमीज़ के जो टेस्ट होते हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका असल एग्ज़ाम होता है एमडी कैट। अगर आप एमडी कैट के पास पेपर्स उठा के देखें तो आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर एकेडमी टेस्ट। तो इसलिए एकेडमी में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है उनके एकेडमी के टेस्ट में कम ही मार्क्स आते होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 50 में से 10 नंबर भी आए हैं, तो आपने देखना है कि जो आपके 40 MCQs गलत हुए हैं वो आपके क्यों गलत हुए हैं। इसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। या तो आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, या आपने वो टॉपिक पढ़ा था बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, या फिर आपको वो टॉपिक पढ़ा भी था, प्रैक्टिस भी की थी, बट आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक। तो अब आपने करना क्या है, अगर तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था तो बाद में जिस दिन आपको ऑफ हो उस दिन आप उस टॉपिक को दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर तो आपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की हुई थी तो दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपका उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो एकेडमी के किसी टीचर से टाइम लेके उसको समझ लें, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप किसी भी दिन उस टॉपिक का लेक्चर लें, फिर उसको बुक से रीड करें और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो मतलब जो भी आपके MCQs गलत हो रहे हैं
एकेडमी में हमारा तो ये होता था कि जब टेस्ट हो जाता था तो उसके बाद डिस्कशन भी होती थी टेस्ट की। टीचर्स आके हमें एमसीक्यूज़ सॉल्व भी करवाते थे कि ये एमसीक्यूज़ किस तरह से सॉल्व करने। उस डिस्कशन को भी अच्छे तरीके से सुने और उस डिस्कशन के भी नोट्स बनाएं, क्योंकि एकेडमीज़ में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ एकेडमीज़ अपने टेस्ट में दे देती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपने उन एमसीक्यूज़ की डिस्कशन भी सुननी है और फिर आपने उस टॉपिक को दोबारा आके रीड भी करना है। मतलब आपने ये देखना है कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं और अब आप इन गलतियों को किस तरह से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम मैनेज करना। जितने भी आप लोगों ने इम्प्रूवर्स देखे होंगे ना, उनमें से 50 to 60% आपको यही बताएंगे कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हुआ था एमडी कैट करते हुए। एमसीक्यूज़ आते तो थे लेकिन टाइम नहीं था। अच्छा, इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि सबसे पहले तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। टेस्ट जैसे ही आपके सामने आता है आप पैनिक हो जाते हो और उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि करना क्या है, सॉल्व किस तरह से करना है। इसी चीज़ में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, आपने आराम से टेस्ट को देखना है और जो भी एमसीक्यूज़ आपके सामने आता जा रहा है उसको आपने सॉल्व करते जाना है और उसका आपने बबल फिल करते जाना है, ठीक है। अगर कोई एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय फ़ौरन से आगे चले जाए, ठीक है। किसी भी एक एमसीक्यूज़ के ऊपर बैठ नहीं जाना। एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक एमसीक्यू नहीं आ रहा उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो सॉल्व नहीं होगा तो बाकी एमसीक्यूज़ का टाइम भी चला जाएगा। जो भी एमसीक्यू आपको नहीं आता उसको छोड़ दें, आगे चलते जाएं और जब आप अपना पूरा पेपर कर लें तो फिर दोबारा वापस उस एमसीक्यू के ऊपर आएँ। और दूसरी चीज़, रिलैक्स होके आपने नहीं करना पेपर, मतलब आपने मेंटली रिलैक्स होना है, बट आपने अपना जो हाथ है उसको स्लो नहीं करना। हाथ आपका चलता रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और इसी लिमिटेड टाइम में आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अपने साथ वॉच ज़रूर लेकर जाएं ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा रहे। कुछ स्टूडेंट्स को टाइम का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितना टाइम रह गया है, जल्दी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको वो सब्जेक्ट्स बताती हूँ जिनके ऊपर कम टाइम लगता है और वो सब्जेक्ट्स बताती हूँ जिनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आ जाती है बायो के अगर आपको एमसीक्यूज़ आते हैं ना, मतलब अगर आपने बुक को याद किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो आपको बायो का पेपर करने में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिन बच्चों को बायो का पेपर आता होता है ना, यानी जिन्होंने बुक को अच्छे तरीके से पढ़ा होता है, जिन्होंने ये शॉर्ट नोट्स और ये जो प्रेप बुक्स होती हैं ये नहीं पढ़ी होती बल्कि टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा होता है, वो बायो का पेपर 20 से 30 मिनट्स में कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह आता होगा पेपर, तो आप लोग बायो में तो आपका टाइम लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपने करना है बायोलॉजी का पोर्शन। उसमें आपका आधा घंटे में अगर आपका बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा रेज़ होगा कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। उसके बाद आपने करना है केमिस्ट्री का पोर्शन। अब जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स कम आ जाते हैं, बट उसमें भी आपका कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 45 मिनट्स मैक्सिमम आप अगर केमिस्ट्री को दे सकते हैं तो आपका हो जाता है, ठीक है। 40 से 45 मिनट्स आपकी केमिस्ट्री के हो जाते हैं अगर कोई बहुत देर लगा के न्यूमेरिकल्स करता है, वरना वो भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन। ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, तो इसलिए आपने फ़िज़िक्स को सबसे पहले नहीं करना। सबसे पहले आपने बायो को करना है, फिर आपने केमिस्ट्री को करना है और उसके बाद आपने फ़िज़िक्स के ऊपर जाना है। क्योंकि आप बायो और केमिस्ट्री से जितना टाइम सेव करेंगे ना, वो सारा टाइम आपने यूटिलाइज़ करना है फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करने में। तो फिर आपके पास टाइम होगा, आप आराम से फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे फ़िज़िक्स के उसको आप सॉल्व करेंगे। आखिर में बच जाती है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप मिनिमम 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 20 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के पेपर के लिए, क्योंकि उसके एमसीक्यूज़ भी कम होते हैं और आसान भी होते हैं, मतलब आपको आते होंगे इंशाल्लाह। तो इंग्लिश के पेपर के लिए आपने इतना टाइम रखना है। बाकी जितना भी आप टाइम सेव करेंगे इंग्लिश के पेपर से, बायो के पेपर से, केमिस्ट्री के पेपर से, वो सारा आपने यूटिलाइज़ करना होता है फ़िज़िक्स के पेपर में। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पेपर करेंगे तो आपका इंशाल्लाह टाइम आसानी से मैनेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि टाइम मैनेज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्रैक्टिस। आप घर में भी जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो साथ में टाइमर रख के बैठें कि आपने इतने टाइम के अंदर अपने ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एकेडमी में जो आपके टेस्ट होते हैं तो कोशिश करें कि 10 मिनट्स पहले आप अपना वो टेस्ट कंप्लीट कर लें एकेडमी में, ताकि एमडी कैट में आपको टाइम मैनेज करने में कोई मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि किताबें कौन सी पढ़ें, स्टडी मटेरियल कहाँ से लें, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए एमडी कैट की तैयारी के लिए।
तो जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि अब हर प्रोविंस अपना अपना एमडीकैट ले रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि फ़ेडरल बुक्स को पढ़ने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जो आपके अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं, अगर पंजाब के स्टूडेंट हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ें, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, केपी के हैं, तो अपनी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं आप उन्हीं को अच्छे तरीके से रीड करें, वो आपकी मेजर बुक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरी बुक्स की तरफ जाएं, और दूसरी बुक्स में सिर्फ फेडरल की बुक होनी चाहिए। दूसरे प्रोविंस की बुक पढ़ने का ना ही आपके पास टाइम होगा और ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो मेजर बुक रखनी है वो आपने अपनी जो प्रोविंस की टेक्स्ट बुक है, जो आपने एफएससी में इस्तेमाल की हैं बोर्ड के पेपर देने के लिए, वो रखनी है। ठीक है, एकेडमीज़ के नोट्स, उनकी प्रेप बुक्स, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो भी नहीं आती, सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में से पेपर बनता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को कवर करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप बेशक फेडरल की बुक्स को एक रीड दे दें, या जो नोट्स आए होते हैं फेडरल की बुक्स में से बने होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हुई होती है, उसको एक दफ़ा देख लें, तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी, आपकी एक्स्ट्रा अच्छी तैयारी हो जाएगी। बट मेजर जो आपने बुक रखनी है एमडीकैट की तैयारी के लिए, वो आपके अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की रिवीजन किस तरह से करनी है, देखिए पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, और इसी वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने बताया कि रिवीजन आपने जो डेली बेसिस पे करनी होती है वो इस तरह से होती है कि आपने एक दिन एक टॉपिक पढ़ा, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। फिर उससे अगले दिन जब आप अगला टॉपिक पढ़ने लगें तो जो पिछले 2 दिन आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको क्विकली रिवाइज़ कर लें विदिन हाफ एन आवर या विदिन 20 मिनट्स। इस तरह अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ आपकी शॉर्ट मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपको भूलेगी नहीं। अच्छा, एक तो ये होती है डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन, एक होती है फाइनल रिवीजन जो आप एमडीकैट से पहले करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो फाइनल रिवीजन की थी एमडीकैट से पहले, तो फ़िज़िक्स की फ़ाइनल रिवीजन तो मैंने सिर्फ नोट्स से की थी। मैंने बुक क्योंकि पहले पढ़ी हुई थी अच्छे तरीके से, तो मैंने एमडीकैट के, मुझे याद है एमडीकैट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैंने फ़िज़िक्स को रिवाइज़ किया था, और जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे लेक्चर्स के, उसी में जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे मैंने उन्हीं नोट्स से याद किए थे, क्योंकि बुक को रीड करने का टाइम नहीं था, तो नोट से रिवीजन की थी सारी। इसके अलावा जो केमिस्ट्री की रिवीजन थी वो मैंने कुछ नोट्स से की थी, और जो टॉपिक्स बुक से पढ़ने वाले थे उनको बुक से रिवाइज़ कर लिया था। बायो की सारी रिवीजन मैंने नोट्स और बुक दोनों को मिला के की थी, मतलब बुक को भी पूरा रीड किया था और नोट्स को भी अच्छे से याद कर लिया था। इसके अलावा जो इंग्लिश की रिवीजन थी वो मैंने जो लेक्चर नोट्स थे, इंग्लिश की रिवीजन भी वहीं से की थी। तो अब आपने रिवीजन इस तरह से करनी है कि आपने एमडीकैट से 2 हफ़्ते पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और 2 हफ़्ते पहले आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। और ये मैं तब बता रही हूँ जब आपने टेस्ट भी दिए हुए हैं और डेली बेसिस पे रिवीजन भी की हुई है, तब आपने इस तरह करना है कि 2 हफ़्ते पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। और रिवीजन आपने इसी तरह करनी है कि पहले आपने बायो को रिवाइज़ कर लेना है, फिर आपने केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर देना है। मेजर टाइम जो है आपने बायो और केमिस्ट्री को दे देना है, और एंड पे जो दिन बचे वो आपने इंग्लिश और फिज़िक्स को दे देने हैं। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे, यूँ कह लें कि मेजर क्वेश्चंस थे जो एमडीकैट के स्टूडेंट्स तैयारी करते हुए पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि आपको इन प्रॉब्लम्स के सलूशन बता दूं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।